गुड इवनिंग सभी को। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि अकाउंट की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। वो सारी क्लासेस प्राइवेट होती हैं जो कि आप यूट्यूब में यदि सर्च करते हैं तो नहीं मिलती हैं। हाँ, कुछ डेमो क्लासेस हम लोग डाले रहते हैं उसमें जो आपको मिलती है। अगर आपको पूरी अकाउंट की क्लास चाहिए तो सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएगी। उसका लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, तो आप उसमें कॉल करके बैच को परचेज जरूर करिए। बहुत ही न्यूनतम फीस यहाँ पे ली जाती है और आपको सारी क्लासेस दी जाती है, पूरी PDF के साथ दी जाती है। आपको डेमो क्लासेस भी दी जाती हैं, आप आराम से पढ़िए। फिर यदि आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी हैं तो आप बैच को परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, आज से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बीच फरवरी या लास्ट फरवरी तक में आपका पेपर खत्म ही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि बीच फरवरी से शुरू होगा और लास्ट फरवरी तक खत्म हो जाएगा। समय कम बचा है लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए समय बहुत बचा है, क्योंकि मेरी क्लासेस अब रेगुलर होंगी। कल संडे है, कल संडे को भी होगी। आज सैटरडे था, आज भी मैंने क्लास ली और अब रेगुलर क्लासेस होंगी। निश्चित रूप से 10 से 15 दिन में आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी है कि आपको डेली, मैं 101% कहता हूं कि किसी दिन कभी ऐसा माहौल हुआ कि मैं ना पढ़ा पाऊं, बात अलग है, वरना अब से इकोनॉमिक्स की क्लास तो रेगुलर लगेगी। हाँ, अध्ययन की क्लास भी हम लोग रेगुलर की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है। कह देना बड़ा आसान है, टाइप कर देना बड़ा आसान है कि रेगुलर क्लासेस चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हर एक चीज का एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और ऊपर से आप सब लोगों के मैसेज का रिप्लाई देना, वो तो मतलब बहुत बवंडर है। कभी कभी किसी की नहीं दे पाता हूं तो मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन आप, आई होप कि आप समझते होंगे कि मेरे साथ क्या परिस्थिति होंगी। चलिए, कोशिश करता हूं कि आप सभी को सेटिस्फाइड कर सकूं, आप सभी के मैसेजेस या कॉल का रिप्लाई दे सकूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं और जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स की रेगुलर क्लासेस होगी। आज पहली क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा। कल भी दूसरी होगी, फिर तीसरी आएगी। रेगुलर पढ़ना है, मतलब आपको यह समझना है कि आपको क्लासेस तो डेली देखना ही देखना है। और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स तो पूरा खत्म करके हम छोड़ेंगे। लास्ट जनवरी तक पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी और आपके साथ रिवीजन भी हो जाएगी। बस आपको ईमानदारी से पढ़ते रहना बेटा, ठीक है। चलो, हाँ बेटा, इंग्लिश और अध्ययन की भी क्लासेस कंप्लीट कराई जाएंगी, वेट करते रहिए। सारी चीजें अपने सिस्टम से चल रही हैं। चलिए, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम लोग बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। साइलेंस होकर के मेरी बातों को सुनना है। बाकी थ्योरी यहां पे लिखी हुई है तो इसकी PDF में आपको देता जाऊंगा, आप उसको लिखते जाना। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़ा लेंगे तो ये छोटे छोटे अक्षर भी दिखेंगे, ठीक है। 480 पे चलाइए, 360 पे, 240 में तो नहीं दिखेगा, मैं बस दिखूंगा, ठीक है। मैं तो 144 में भी दिखूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं पहली यूनिट की, और पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो पहला चैप्टर है, उसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो अगला चैप्टर भी जो इसी यूनिट से संबंधित है। आज अपन बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की समझने के लिए 2 आधारभूत चीजों को समझना आवश्यक होता है और 2 आधारभूत बातों का अध्ययन भी किया जाता है। एक का नाम है व्यष्टि और दूसरे का नाम है समष्टि। आजकल के बढ़ते परिवेश को देखते हुए इन दोनों ही शब्दों का अपना एक अलग महत्व तो हो गया है और ये ज्यादातर प्रचलन में है। हालांकि अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा किया गया था, उसका नाम था रैगनर फ्रिश। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रयोग किया गया था वो एक महान विद्वान के द्वारा किया गया था जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आएगा कि बताइए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए रैगनर फ्रिश के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 2 आधारभूत तथ्य हो सकते हैं, या तो व्यष्टि के रूप में आप समझो या तो समष्टि के रूप में आप समझो। व्यष्टि को आप सूक्ष्म में भी कह सकते हो, समष्टि को आप व्यापक भी कह सकते हो। अब आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो। बात इतने से खत्म होने वाली है नहीं, आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, और कई बार प्रीवियस एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन दिया गया। अब देखो, यही बात है ना, अगर आपका टीचर या जहां पे आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा अगर पुरानी चीजों को नहीं देख रहा है तो निश्चित रूप से आप फंस सकते हो। आपके क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र से या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, तो सिंपल सी बात है, आपके मन में कई तरीके के प्रश्न उठना चालू हो जाएंगे कि सर ने तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में समझाया नहीं। तो बच्चा याद रखना, सूक्ष्म या न्यूनतम अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। जैसा मैं लिखा रहा हूं वैसा ही एज इट इज आपको लिखना है, आपके एग्जाम हॉल पे भी लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, और गारंटी का दूसरा नाम ही हमें सर है
इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना है। ठीक है बेटा, जैसे जो चीजें पढ़ा रहा हूं वैसे उसको आप करते जाओ बस। ठीक है, हाँ बेटा, जो सिलेबस में कम हुई है उनकी सारी बातें आपको बता दी गई हैं, ध्यान से शांति से सुनो बस। तो बेस्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, पहले मेरी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए, फिर जो लिखा हुआ है वो मैं एज इट इज आपको बता दूंगा। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं ये लिखूं नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, लेकिन काफी सारे बच्चों का पिछली बार भी कमेंट आया था कि सर आप बोर्ड में लिख दीजिए करिए, फिर आप भले अपने से समझाओ लेकिन एक बार लिख जरूर दिया करिए, अच्छा लगता है। तो इसलिए आपके अच्छे लगने के चक्कर में मुझे आधा घंटा पहले इसको लिखना पड़ रहा है, फिर आपका वीडियो भी होगा 30, 35, 40 मिनट का। तो कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी किया जा सकता है, आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लासेस सारी पब्लिक ही चलेंगी। तो अगर बात की जाए तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वेस्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो। बच्चे वेस्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो का मतलब क्या है। वेस्ट अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्थिक विश्लेषण दो तरीके से किया जा सकता है। आर्थिक विश्लेषण का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में उन बातों के बारे में अध्ययन करना जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, उन्हें विश्लेषण कहा जाता है। अभी आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, कितने प्रकार से प्रभावित होता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का, छोटी छोटी फर्मों का, छोटे छोटे उद्योगों का, छोटे छोटे बाजारों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। बच्चा आपके मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो गए होंगे। पहला तो यही है कि उद्योगों को क्यों शामिल किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जबकि आप सबने पढ़ रखा है कि छोटे छोटे फर्मों से मिलकर के उद्योग बने होते हैं। बेटा इसलिए शामिल किया जाता है कि उद्योग और बाजार को भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक हिस्सा माना जाता है। दैट्स वाइज एक उद्योग, एक फर्म, एक व्यक्ति का अध्ययन ही, एक बाजार का अध्ययन ही क्या कहलाता है बेटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी कि एक ऐसा आर्थिक विश्लेषण जहां पे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार, एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी बेटा अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आएगा 2 नंबर पे, तो आपको इसके साथ एक डेफिनेशन जरूर चस्पा करनी पड़ेगी। और डेफिनेशन क्या है, प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाम तो लिख देते हैं लेकिन डेफिनेशन किसी और का किसी और में चपका देते हैं, होता है ऐसे, लेकिन ऐसी गलती आप मत करिएगा। अब देखो, करो और मरो का नारा जिसने दिया था उसी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप ये तो नहीं लिख सकते हो ना कि ये महात्मा गांधी ने कहा था, भाई सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो जो जैसा जिसका जो डायलॉग है आप उसकी कोटेशन उसी के साथ लिखेंगे। तो बिल्डिंग की डेफिनेशन बिल्डिंग के साथ ही लिखी होनी चाहिए। काफी से बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको 90+ जाना है तो इन छोटी छोटी चीजों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के बाद सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि किसका कथन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टू द पॉइंट बात करते हैं, मेरी लैंग्वेज में आपने समझा। मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों, व्यक्तिगत, अच्छा वैयक्तिक, आपने एक शब्द पढ़ा होगा बार बार जब आप इस चैप्टर को याद कर रहे होंगे, तो आप एक शब्द पढ़ते हैं वैयक्तिक और आप कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए बच्चे, ये वैयक्तिक का मतलब ही व्यक्तिगत होता है। और व्यक्तिगत शब्द से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है। ठीक है, कपड़ा कहां रखा, वहां पर, अच्छा एक से। तो वैयक्तिक का मतलब भी क्या बेटा, व्यक्तिगत से होता है, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का उनके परस्पर व्यवहारों एवं संबंधों का अध्ययन करता है। मैंने क्या लैंग्वेज बताई, ध्यान से समझना। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थात आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे भागों का और उनके परस्पर, मतलब वो छोटे छोटे भाग जिस प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, उनके संबंधों का भी अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, विशिष्ट उपभोक्ता, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म हो सकती है, एक बाजार, एक उद्योग का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई तरीके क्या आ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल है, तो एक बाजार, एक उद्योग, एक परिवार, एक फर्म, और उसी के साथ साथ व्यक्तिगत, उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता, ये सारे लोग ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट परिवार, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट बाजार, विशिष्ट छोटे छोटे उद्योगों का अंतर्गत अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है और उनके संबंधित का अध्ययन करना भी होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे भागों से संबंधित जो भी अध्ययन होते हैं वो सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। अब बहुत ही सिंपल से तरीके से समझो, अगर आपको परिवार के बारे में जानना है तो परिवार की छोटी छोटी हरकतों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। भाई अब कहते हैं ना कि यार अपन इस परिवार के बारे में कैसे बता सकते हैं, तो आप उस परिवार के बारे में देख के नहीं बता सकते हैं। ऊंची बिल्डिंग है तो परिवार अच्छा ही होगा, लोगों के दिल अच्छे ही होंगे। आप वहां के नौकर को देखोगे तो बातें पता चलेगी। नौकर के बाद आप वहां पे धीरे धीरे स्टेप बढ़ोगे, घर के छोटे बच्चे को देखोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बीच वाले को, फिर बड़े वाले को, फिर जाकर के आप माता पिता, फिर आप दादा दादी, तब जाके आपको परिवार के बारे में पता चलेगा। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट दादा दादी को देख करके परिवार के बारे में पता चले तो ऐसा संभव नहीं है। आप ही के घर में दादा दादी का अलग नेचर होता है, परिवार के सदस्यों का अलग नेचर होता है। तो जहां पे छोटी छोटी बातों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझा जाता है, उसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और वाकई में जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के पहलुओं को समझने के एक नीतियां होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रैगनर फ्रिश द्वारा ये प्रचलित की गई थी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से बिना कुछ टोके समझे ये लाइन आप लिख सकते हो। एक डेफिनेशन आपको जरूर लिखना है प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। ये सेम एज इट इज डेफिनेशन आपको लिखना है। मेरे कहने का केवल इतना ही मतलब है कि यदि कहीं पे भी व्यक्तिगत या विशिष्ट लग गया है, ध्यान से बात को समझना बेटा, अगर कहीं पे भी व्यक्तिगत या विशिष्ट लग गया है, आगे कुछ भी नाम है, तो बिना सोचे समझे आप समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन किधर कर रहा है बेटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के ऊपर कर रहा है। व्यक्तिगत या विशिष्ट है तो सिंपल सी बात है किधर इंडिकेशन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है वो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करते समय ऐसे चीजों का मिस्टेक हो सकता है। देखो एक बात और बता दूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट कठिन है आपके इसमें, तो वो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, वो है इकोनॉमिक्स। कॉमर्स में अगर किसी भी बच्चे के नंबर डाउन होते हैं तो इकोनॉमिक्स में डाउन होते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अकाउंट की क्लास अमित सर की ली हुई है तो अकाउंट में तो नंबर डाउन होने के कोई चांस ही नहीं है, ये तो 101% है। हाँ, अध्ययन भी जब मैं पढ़ाता हूं तो अध्ययन में भी नंबर कम होने के चांसेस नहीं होते हैं। अमूमन बच्चे का नंबर अगर कम होता है और उसका रिजल्ट बिगड़ता है तो विषय अर्थशास्त्र के पीछे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, स्कूलों में भी इतना हाई लेवल का पढ़ाया नहीं जाता है। आप सब लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो आपको पता होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, आपसे बन भी जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। अब ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति बताइए। तो क्वेश्चन में यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं पूछेगा या प्रकृति पूछेगा तो दोनों का आंसर यही होगा। मैंने आपको बताया ना कि पढ़ाते तो सब है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये अमित सर ही बताएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति बताइए। बच्चा क्या बोलता है, सर हमारे सर ने तो लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, और प्रकृति तो हमको सर ने बताई नहीं है। तो फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रकृति और विशेषताएं एक ही होती हैं। तो डाउट नहीं लेना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति पूछेगा तो यही आंसर होगा और विशेषताएं पूछेगा तो यही आंसर होगा। आपको इन सबकी डिटेल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, डिटेल में आपको समझा दूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। बात को समझना। पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। देखिए विशेषताएं होती क्या हैं, जैसे अगर मैं अपने आप को बताऊं कि अमित सर की क्या विशेषताएं, तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अमित सर बहुत ही विनम्रता है, अमित सर बड़े ही अच्छे लगते हैं, अमित सर का नेचर बहुत अच्छा लगता है, अमित सर निश्चित रूप से बच्चों के लिए हरदम खड़े रहते हैं, अमित सर फीस बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते हैं, अमित सर एक बार में फोन नहीं उठा सकते हैं, एक बार में मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। ये अमित सर की विशेषताएं होती हैं। उसी तरीके से सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा पहली ही बात है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां छोटी छोटी व्यक्तिगत बात आएगी, विशिष्टता की बात आएगी, तो वहां पर सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि वो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र ही है।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे भागों का, उसके अंतर्गत उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कैसे होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, चाहे वो व्यक्तिगत फर्म हो, चाहे वो व्यक्तिगत उद्योग हो, चाहे वो व्यक्तिगत व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्तिगत बाजार हो, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, छोटे भागों का अध्ययन, देखो दो तरीके का अध्ययन होता है, एक छोटे भागों का अध्ययन होता है, एक बृहद भागों का अध्ययन होता है। यानी कि दो प्रकार के दृष्टिकोण किसी भी अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो अर्थव्यवस्था का वह दृष्टिकोण जो छोटे छोटे भागों का अध्ययन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे दृष्टिकोणों को देखने का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दूसरी भी आप विशेषता बहुत अच्छे तरीके से डिटेल कर सकते हैं। तीसरा बात करता है पूर्ण रोजगार की मान्यता। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे आगे चल के, जब आगे के चैप्टरों को समझेंगे। क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है पूर्ण रोजगार की मान्यता, इसका पूरा एक चैप्टर ही है, और अगर उस टॉपिक को मैं यहाँ पे रिलेट करने लगूंगा तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भूल जाओगे, जो कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। देखो पहली बात आपको याद रखना है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता किस पे मानी जाती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में मानी जाती है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को मान लिया जाता है, तो आपके दिमाग में केवल एक ही शब्द होना चाहिए कि पूर्ण रोजगार की मान्यता को व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मान लिया जाता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता एक ऐसी मान्यता होती है जिसमें यह माना जाता है कि बाजार में जितने भी रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसे पूर्ण रोजगार की मान्यता कहते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जितने भी व्यक्ति रोजगार करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो करके घर में सो रहे हो और फिर आपको बेरोजगार के अंतर्गत गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा। जो कार्य कुशल हैं, जो योग्य हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा तो वो बेरोजगार है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की मान्यता को मान लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूर्ण रोजगार की मान्यता का मतलब यह होता है कि समाज में वह वर्ग जो कि योग्यता रखता है, कुशलता रखता है कार्य करने की, और उसे कार्य मिल भी गया है, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर के चला जाता है, जिसका प्रमुख तथ्य है, इसको भी ध्यान रखना। अगला अगर बात की जाए कीमत सिद्धांत, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक सबसे बड़ी समस्या ही किसकी होती है? बात को समझना है बेटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक प्रमुख समस्या इसकी होती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि जो मैंने नोट में लिखा है, ध्यान समझना। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। ये नोट में आपको लिखना पड़ेगा जब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में डिटेल होगी। मैंने वहां पे नहीं समझा, अब मैं आपको समझा दूं, क्योंकि कीमत सिद्धांत यहाँ पे मिल चुका है। ध्यान से समझो। एक नालायक बच्चा बोल रहा है कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते पूछेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बेवकूफ तो ना मैं हूं ना तुम हो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। स्टूपिड नहीं, तो पूछा यहां तक लिखना पड़ेगा, नोट लगा के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र यार, औरों से अगर अधिक नंबर लाना है और अर्थशास्त्र में अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो दूसरों से अलग करना पड़ेगा, और दूसरों से अलग कैसे करना पड़ेगा, यही अलग करेगा। कॉपी में लिखने का तरीका ही यही होता है, जो कि स्कूल में बताया नहीं जाता है, मुझे पता है। ध्यान से देखो, हाँ मेरे स्कूल में जहां मैं पढ़ा था तो वहां सब कुछ तरीके बताए गए हैं। आप चाहोगे तो मार्कशीट यहाँ पे टंगवा देंगे जब तक मैंने पढ़ाए हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। किसको मान लिया जाता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। इस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों की बंटवारे की होती है। अब साधन क्या होते हैं? देखो, साधन का मतलब वह है कि जो भी किसी व्यक्ति के लिए उनकी उपयोगिता की पूर्ति करते हैं, उसे साधन कहते हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है। अब साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, यदि किसी वस्तु की कीमत कम है तो उसका बंटवारा ज्यादा होता है, यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसका साधनों का बंटवारा कम होता है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि प्रमुख साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है। इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है। तो यहां की जब आप डिटेलिंग करोगे तो आप लिखोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय ही कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार
के संतुलन की व्यवस्था को मान लिया जाता है, जिसमें प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है कि किन साधनों को किस व्यक्ति को कितना कितना बांटना है। और साधनों का बंटवारा इज डिपेंडेबल, यानी डिपेंड किस पर करेगा, कीमत पर करेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसके साधनों का बंटवारा कम ही किया जाएगा, यदि कीमत कम है तो साधनों का बंटवारा ज्यादा किया जाएगा। तो ये कीमत सिद्धांत पर आधारित है। आपको दो चीजें यहाँ पे बहुत मोस्टली याद करके रखना पड़ेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर के चलता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत की मान्यता को लेकर के भी चलता है। कीमत सिद्धांत की मान्यता क्या है, पूर्ण रोजगार सिद्धांत क्या है, ये आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। एक नालायक बच्चा बोल रहा है कि सर कीमत बढ़ने से साधन में कमी क्यों हो जाती है। बेटा एक चीज आपको बता दूं, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में इसका सीधा सा एक ही लॉजिक है कि उसकी कमी हो रही है। आप मुझे एक बात बता दो, पानी 10 रुपया बॉटल में मिल जाता है, पेट्रोल 150 रुपया मिलता है, ऐसा क्यों? आप कहोगे गाड़ी चलती है इसलिए नहीं, उसकी उपलब्धता कम है, उसकी उपलब्धता कम है इसलिए वो महंगी है, सोना से ज्यादा महंगा हीरा क्यों मिलता है? सोना ज्यादा मिलता है, हीरा कम पाया जाता है इसलिए हीरा महंगा। तो आप समझ चुके हो, जिनकी कीमतें अगर ज्यादा है इसका मतलब प्रकृति में उसका अभाव है, है ना। जैसे आपने देखा इस लॉकडाउन में सारी चीजें क्या हुई, महंगी हुई। क्यों महंगी हुई? इसलिए महंगी हुई क्योंकि उनका अभाव हुआ, उनका उत्पादन घटा, दैट्स व्हाई जो महंगी हो गई। तो कीमत का संबंध तो होता है बेटा साधनों के बंटवारे से। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले से पढ़ा होता है स्कूलों में तो दिक्कत नहीं आती। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी आपसे बन जाएगी। अगर क्वेश्चन में आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं प्रकृति बताइए, तो आप बेटर तरीके से बता सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों का भी अध्ययन किया जाता है, पूर्ण रोजगार की मान्यता को मान लिया जाता है, और एक सबसे आखिरी बात कीमत सिद्धांत का होता है इसमें। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बात समझ में आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रही है क्योंकि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स अमित सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है वो कतई किसी भी स्कूल पे नहीं पढ़ाई जाती है और ना ही पढ़ाई जाएगी भी। अब मैं ये नहीं बोल, किसी स्कूल, देखो किसी स्कूल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अमित जी जहां पे पढ़ा रहे हैं, जिसे पढ़ा रहे हैं तो बहुत बेटर है। हर स्कूल में अपने, ये तो एक क्या होता है ना कि भावनात्मक तथ्य जो प्रकट हो जाते हैं। मैं भी तो स्कूल से ही पढ़ के आया हूं यार, ऐसा नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हूं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हूं, ऐसा भी नहीं है। तो कभी कभी एक तथ्य ऐसे निकल जाते, कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी यार, ये तो गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में पूरा नहीं होता, लेकिन भाव कभी कभी प्रकट हो जाते, निकल जाते हैं, तो उसको अन्यथा नहीं लेना है ना। काफी सारे जैसे मैडम टीचर भी है जो बैच को ले रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, उनके मन में आता है अमित सर ऐसे बोल देते हैं किसी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाई जाती, ये तो असत्य है, बिल्कुल असत्य है। सभी टीचर अपना बेस्ट देते हैं और जबरदस्त पढ़ाते हैं, लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक थिंकिंग होती है। मेरी अपनी अलग है जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज के अपने अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, और आज का अपना अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि यदि आपने अब तक अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा है, या काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमने तो 1-2 लेसन याद कर लिए हैं अर्थशास्त्र के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने याद नहीं किए हैं, आपने रट्टा मारे हैं। याद तो आप अब करेंगे जब मैं ये पढ़ाता जाऊंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम से पहले पूरी अर्थशास्त्र आपको यूट्यूब चैनल पे पर्सनल प्राइवेट में आपको मिलेगी। जो ग्रुप में बच्चे जुड़ गए हैं उनको सारी क्लासेस वहीं पे मिलेगी। 2-4 दिन की क्लासेस पब्लिक होंगी, फिर सारी क्लासेस प्राइवेट में ही मिलेगी, जो कि पेड बैच बच्चों को ही मिलेगी। उसके लिए नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अकाउंट, इंग्लिश और स्टडी और इकोनॉमिक्स सारे बैच मिलेंगे। अकाउंट तो कंप्लीट बैच मिलेगा पूरी PDF के साथ, फर्स्ट लेसन से लेकर रोकड़ प्रवाह तक के। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व की। अब देखिए ना, एक बार क्वेश्चन में आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों को बताइए। काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, यहां तक कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाया था उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो कि क्लासरूम में बैठे रहते हैं पी खा करके, जिनका दिमाग अफरा तफरी में ज्यादा रहता है, पढ़ाई पे कम रहता है, उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन जो बच्चे वास्तव में पढ़ रहे थे, मेरी एक आदत है, देखो आपने अकाउंट भी मेरी क्लास पढ़ी होगी, आज इसकी भी पढ़ रहे हो आप। मेरी एक आदत है कि मैं कोई चीज अधूरी नहीं पढ़ाता हूं, लेट पढ़ाऊंगा लेकिन पूरी पढ़ाऊंगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताइए, या क्वेश्चन आ जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बताइए, या क्वेश्चन आ जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उद्देश्य बताइए, या क्वेश्चन आ सकता है निम्न अर्थशास्त्र का उद्देश्य बताइए। तो इन सभी के आंसर एक ही हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। देखिए बात सबसे बड़ी है कि यदि आपको किसी भी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण व्यवहार को समझना है तो आपको सबसे पहले बेटा छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा।
आपको सबसे पहले छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीजें बताने का प्रयास किया है कि यदि आपको किसी भी परिवार के बारे में समझना है तो परिवार के छोटे छोटे मतलब बताने धीरे धीरे मेंबरों के बारे में आप समझोगे तो आप परिवार के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही मिलकर के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, आपने कीमत को समझा, आपने कीमत के बाद आपने किसको समझा, पूर्ण रोजगार को समझा, आपने पूर्ण रोजगार को समझने के बाद क्या किया, आपने फर्म को समझा, फर्म को समझने के बाद आपने उद्योगों को समझा, आपने उद्योगों को समझने के बाद व्यक्तिगत इकाइयों को समझा। आपने इन सारी चीजों को जब समझ लिया तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे समझने के लिए सहायक हैं। तो यही यहां पे लाइन लिखी हुई है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को व्यवहार के समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, सहायक होता है, क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। इसलिए व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के विश्लेषण के माध्यम से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है। तो यह बात भी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, बेटा कीमत सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया है कि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण, उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब आप एक लाइन में इतना समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही तय किया जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा। क्यों? क्योंकि मूल्य का मतलब कीमत सिद्धांत होता है, और कीमत सिद्धांत किसके अंतर्गत होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो किसी भी वस्तु के मूल्यों का निर्धारण एवं साधनों का वितरण यह अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी अर्थशास्त्र में साधनों का वितरण और मूल्य का निर्धारण ये एक प्रमुख विषय होता है। किसी भी अर्थशास्त्र में साधनों का वितरण और मूल्य का निर्धारण ये एक प्रमुख विषय होता है। और आप सबको मैंने बता रखा है कि साधनों का वितरण किया जाता है, उसका आधार क्या होता है, मूल्य निर्धारण, इसलिए कीमत सिद्धांत ही उसका प्रमुख होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, साधनों का वितरण और लोगों में साधनों का वितरण, लोगों में साधनों का वितरण और कीमत निर्धारण ये किसके अंतर्गत किया जाता है, ये किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ये किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, उसी को हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक सबसे बड़ा काम यह होता है कि विशिष्ट वस्तुएं सेवाओं के मूल्य निर्धारण एवं समाज में उनके साधनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, इन सारी चीजों की जानकारी किसके माध्यम से पता चलती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से पता चलती है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्व है ये कि इसके अंतर्गत कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, बहुत अच्छी बातों को समझिएगा। नियम क्या होते हैं, लॉ, कानून, नियम क्या होते हैं, नीतियां क्या होती हैं। तो देखो, नीतियों, अगर अर्थशास्त्र में कोई नीतियां बन रही हैं तो हमेशा इस बात पे ध्यान फोकस होता है कि उन नीतियों का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन नीतियों का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन नीतियों का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन नीतियों का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी अर्थशास्त्र में किन्हीं संबंधित नीतियों बनाई जाती हैं तो हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन नीतियों से व्यक्तिगत इकाइयों में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण नियम, अब जैसे कि समसीमांत उपयोगिता नियम हो गए, अब जैसे यहां पे समसीमांत उपयोगिता नियम हो गए, समसीमांत उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम। अब इन सारी चीजों के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम, अब इन सारे नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सारी चीजों का नीतियां बनाते समय इन सारे उपयोगिता नियमों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र में अनेक महत्वपूर्ण नियम जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। और एक चीज याद रखना, सीमांत विश्लेषण भी किस पर निर्भर करता है, तो सीमांत विश्लेषण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है।
सीमांत विश्लेषण भी किसका विषय है? सीमांत विश्लेषण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। आपको बात थोड़ा सा कम समझ में आई होगी, आइए आपको आपकी लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इसका तीसरा महत्व है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक। अर्थशास्त्र में जो भी नियम तैयार किए जाते हैं वो व्यक्तिगत इकाइयों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाना है जिससे भविष्य में व्यक्तिगत इकाइयों पर प्रभाव पड़े। अब जैसे कि मान लो नियम बना दिया गया कि कोई भी कर्मचारी 5 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करेगा। अब ये नियम तो बना के अर्थशास्त्र में डाल दिया गया क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन के अंतर्गत था, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म मिसयूज होगा और कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें खड़ी होंगी। 5 घंटे में उस व्यक्ति को कम पैसे दिए जाएंगे, वो उपभोग कम करेगा, वस्तु की मांग कम करेगा, पैसे की बचत कम करेगा, जिससे नीतियां गलत बनाई गई थी। इसलिए व्यक्तिगत जब भी आर्थिक नियमों का निर्माण किया जाता है तो व्यक्तिगत लोगों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको ध्यान करके अध्ययन किया जाता है और निर्माण किया जाता है। और बात फिर से वहीं पे अटक गई कि जब व्यक्तिगत लोगों, व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत बाजारों को जान करके अध्ययन किया जाएगा तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है किसकी बात हो रही है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात हो गई है। तो मैंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में जब नीतियां बनाई जाती हैं तो व्यक्तिगत व्यवहारों के अध्ययन को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं, इसलिए इसको आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक के रूप में भी देखा जाता है। ठीक, आगे व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत व्यक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। अब उनका जब अध्ययन किया गया तो उनके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की जाती है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में कितना कार्यकुशल है, और यदि कार्यकुशल नहीं है तो क्यों कार्यकुशल नहीं है, उनकी कमियों को दूर करके उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जाती है। कार्यकुशलता का मतलब तो आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कार्यकुशलता का मतलब होता है कि जो कार्य किसी व्यक्ति को दिया गया है उस कार्य को वह व्यक्ति कितनी अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है, उसे उस व्यक्ति की कार्यकुशलता कहते हैं। तो यही बात कर रहा है कि व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषण अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जाती है। जैसे कि आप मेरे पे अगर कार्यकुशलता की बात करोगे तो मैं उतनी ही कार्यकुशलता से अकाउंट पढ़ा लेता हूं और उतनी ही कार्यकुशलता से इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप में या मेरे शिक्षक ने मेरे पे व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया है, मेरी कमियों को दूर किया है और मुझे इस काबिल बनाया है। सिंपल सी बात है। लास्ट टॉपिक है सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। देखिए, सरकार भी आर्थिक नीतियां बनाती हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर सरकार की आर्थिक नीतियों का क्या मतलब है? देखो, सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब है रोजगार के अवसर देना। सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब होता है कि कीमतों को तय करना। सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब है कि बाजार का विस्तार करवाना। सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब है टैक्स लगाना। सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करवाना। सरकार की आर्थिक नीतियों का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। और हमेशा याद रखना, जब भी सरकार नियम बनाती है तो वो ध्यान में रखकर किनको बनाती हैं? व्यक्तिगत। किनको? व्यक्तिगत। किनको? व्यक्तिगत। और फिर से मैं वही बातें बोल दूं। अब सपोज दैट, ध्यान से मेरी बातों को समझना। अब मान लो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भारत का कोई भी माल अमेरिका में या रशिया में या चाइना पे नहीं बिकेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, ये समष्टि के लिए तो सही हो सकता है, बात को समझना। मेरे दोनों पहलुओं को समझना तो आपको सारी बातें अर्थशास्त्र की समझ में आती जाएंगी, क्योंकि अर्थशास्त्र रट नहीं सकते हो आप, चीजों को समझ के लिख सकते हो। मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो इंडिया ने बोल दिया, भारत ने बोला कि भारत का कोई भी माल ना तो यहां से बाहर जाएगा ना ही बाहर से यहां आएगा। जैसे आप सबको पता है कि चाइना का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और यूएसए से ज्यादातर सामान आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, महंगाई बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। इससे देखो, समष्टि को तो लाभ हो गया भाई। अगर बाहर की कंपनियां भारत में माल नहीं बेचेगी तो भारत के लोकल सेक्टरों को तो बहुत काम मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा यहां की चीजें बिकेगी, बात सही है। लेकिन इससे व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? आपने कभी सोचा कि अगर भारत में केवल एक कंपनी होती, नोकिया या जो भी होती, जहां पे कितनी महंगी होती? ये स्मार्टफोन जो आज आपको 5,000 में पूरे फंक्शन चाइना के दे रहे हैं या रशिया के जहां से भी आते हैं या जापान से, अगर इंडिया के ये होते तो ये 45 से 50,000 में मिलते। इसका लाभ किसको मिल रहा है? व्यक्ति को मिल रहा है। तो सरकार, कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज समष्टि के लिए सही हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत के लिए सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सरकार जब भी नीतियों का निर्माण करती है तो सरकार के दायित्व होता है कि उससे व्यक्तिगत कैसे हित हो
उन चीजों का विशेष ध्यान दिया जाए। और जहां व्यक्तिगत चीजों के हित की बात आती है तो सिंपल सी बात है, उसके अंतर्गत बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही उसका अध्ययन किया जाएगा। चीजों को लिंक करके पढ़ना, मैंने क्या बोला, बेस्ट अर्थशास्त्र के महत्व के अंतर्गत आता है सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार जब भी आर्थिक संबंधी नीतियों का निर्माण करती है तो व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत उद्योगों, इन सारी चीजों का अध्ययन करके अपनी नीतियां बनाती हैं। जब भी कोई नीति बनाई जाती है तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि इससे व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत व्यक्ति को क्या लाभ होगा। इस आधार पर नीतियों बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी और निश्चित रूप से ही आपको बात समझ में आई भी होगी। चलिए ठीक है, देखिए आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास को बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कल हम लोग एक नए दौर में मिलेंगे, नए दिन में मिलेंगे। कल संडे है लेकिन कल फिर भी क्लासेस रहेंगी इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेकर के, और कल या परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे अगले चैप्टर में। डेली अपन 2 से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब उत्तर आपको बताए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने जो भी इकोनॉमिक्स अभी तक पढ़ी होगी वो तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना अब मैं कंटिन्यू पढ़ाता जा रहा हूं उतना आप पढ़ते जाइए। और एक निवेदन आपसे और भी है कि मेरे कहने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं कि वीडियो पब्लिक है तो निश्चित रूप से आपको वीडियो को शेयर करना ही है। मेरे कहने पे आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, ये तो देखो सरासर गलत बात है। सही बात है ना? तो आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर भी करना है क्योंकि वीडियो अभी पब्लिक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। लगे रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी फ्रेंड बैच नहीं ले रहा, मत लेने दीजिए, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। हो सकता है कुछ बच्चे हमसे जुड़ते रहेंगे और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे जुड़ेंगे ही और जुड़ते ही रहते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है ना वो कभी हारता नहीं है, और हारने वाले तो हम इंसान हैं नहीं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आते हैं। निश्चित रूप से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बाकी बातें, मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। आप ऐसे ही साथ बना के रखिएगा। हम ना आपको छोड़ने वाले हैं, ना ही आपकी पढ़ाई को छोड़ने वाले हैं, ठीक ना? टिके रहना है, हटना नहीं है। मौका जब भी मिलेगा छक्का मार के ही आना। गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।